हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल VBA एजुकेशन। आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारी क्लास 8 NCERT पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। नाउ व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? बेसिकली हमने पहले जो पढ़ा था तो उसमें कुछ क्राइम्स थे जो जो क्रिमिनल लॉस के अंदर आते थे और कुछ आते थे सिविल लॉस के अंदर। अब यहाँ हम लोग यह अंडरस्टैंड करेंगे क्रिमिनल लॉस के ऊपर जो जस्टिस होता है यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर से। ये चैप्टर हमें अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी देगा। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉस, यानी ये नॉर्मल बता रहा है जब हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हाँ कोई लॉ वायलेट कर रहा है तो लोग क्या करते हैं, इमिडिएटली इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को। और ये आपने देखा होगा या तो रियल लाइफ में या तो मूवीज में देखा ही होगा। पुलिस ऑफिसर्स फिर क्या करते हैं, फाइल करते हैं रिपोर्ट और अरेस्ट करते हैं पर्सन्स को। अब बिकॉज ये रोल प्ले करती है पुलिस, तो हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पुलिस who decide whether, पुलिस ही वो है जो डिसाइड करती है कि एक आदमी ने गुनाह किया है कि नहीं किया है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, एक्चुअली थोड़ा स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। डिसाइड कौन करता है? तो हमारी कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। हु डिसाइड फॉर अस? although we get a chance to have a free fair trial, it comes under article of us will, it is an internal part of article 21. What is it? Free right to have a free fair trial. सब आगे पढ़ेंगे। So after a person is arrested, it is the court of law that decides whether the accused is guilty or not. According to the constitution, every individual charged for a crime has to be given a fair trial. इसलिए हमारा क्या गया? Right to have a free fair trial. It is an internal part of article 21. अब आगे पढ़ते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गई चैप्टर की। तो ये लोग एनसीईआरटी वाले हमें स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो एक मुंबई में अपार्टमेंट है, वहां मिसेस सिंधे रहती हैं। वो ड्रेस पहन रही हैं। वो अपनी गोल्ड चेन के लिए देखती हैं एवर फॉर एन आवर। फिर सोचने लगती है, आई एम श्योर इट वॉज इन द ड्रॉअर, वेयर कुड इट बी। तो मिसेस शिंदे आते हैं, बोलते हैं हरी अप, वी आर गेटिंग लेट फॉर द वेडिंग। तब मिसेस शिंदे बताती हैं, आई कैंट फाइंड माई गोल्ड चेन, नॉट इन द ड्रॉअर। आई सस्पेक्ट शांति माइट हैव स्टोलन इट, शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग इन माई रूम। आई सस्पेक्ट, ये इनका सोचना है, इट इज अ लाई। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि शांति जो इनकी डोमेस्टिक हेल्पर है वो उनने चुराया है, लेकिन फिर भी दे अक्यूजिंग हर। अब शांति हेमरम इज वर्किंग इन द हाउस फॉर हर। अब क्या होता है, शांति, हैव यू बिगन टू स्टील थिंग्स and that to my gold chain? Bring your trunk, I will search it. We have called the police, so if you have the chain, return it now. Shanti बोलती no madam, I have not stolen it. Mr. Shinde searches Shanti's trunk and finds an envelope with 10,000 rupees in it. He screams at Shanti. तो ये बताती है कि ये और इसका भाई
पैसा 1 साल से बचाते आ रहे हैं ताकि ये लोग बुल खरीद सकते हैं गांव में। बोलती है मैडम आई एम इनोसेंट। तो अब जाते हैं मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन, वहां बताते हैं, वहां एक एफआईआर फाइल करते हैं। अब एफआईआर फाइल हो गई। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। एफआईआर में क्या होता है, इट ईदर द कंप्लेन इज रिटन और reduced to writing, or what happens, reduced to writing। अब स्टोरी में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो क्या करते हैं, मिस्टर सिंधे वापस सब इंस्पेक्टर के साथ आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि the new I will now write the statements that Mrs. and Mr. Shinde have about this step. Let me seal the envelope that has the money and take it with me as an evidence. I am arresting Shanti and taking her to the police station. अब यहाँ पहली चीज उल्लंघन कर दी, क्योंकि during an arrest of a female, it should be female officer. Please don't let him take me. I have not stolen the chain. This is my own money. ये बताती है लेकिन ये लोग नहीं सुनते। आर्टिकल 21 का पहला उल्लंघन कर दिया, प्लस बिना छानबीन किए डायरेक्ट ले जाके जेल में डाल दिया, बिकॉज एक अमीर आदमी ने कहा है। जबकि यहाँ शांति कहती है इसकी जगह कि इनके 20 साल के बेटे ने इसके 15,000 रुपए चुराए हैं। तो यही आदमी नहीं मानता। सुनील जो शांति का भाई है वो आता है और गिड़गिड़ाने लगता है एसआई राव के सामने ताकि वो रिलीज कर दें। She has been arrested for the theft of a gold chain. You can go to the court and get a bail order. But where will I get the money to hire a lawyer, and who will stand as surety for her? I have taken all our savings and sealed it. ये बताते हैं। तो क्या करता है मिस एसआई राव जो है, ये फोर्सेबली सुशील को भी 2 दिन रखता है और इसे बहुत सारी गालियां दी जाती है और इसे मारा जाता है एसआई राव के द्वारा और अदर पुलिस कांस्टेबल के द्वारा। और उसे बोला जाता है कि तुम ये कन्फेस करो कि तुम और तुम्हारी बहन जो शांति है ये गैंग चलाते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स का, जो ज्वेलरी चुराते हैं दूसरे होम से। अब बहुत सारे उसी लोकेलिटी में कंप्लेंट्स आ रहे थे ज्वेलरी थेफ्ट की। तो क्या कर रहा था ये उसी पे सब मर देना चाहता था और केस खत्म कर देना चाहता था। लेकिन सुशील कीप्स रिपीटिंग इज अ इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर एंड पुलिस लेट्स हिम गो। दूसरी चीज हो गई, आप किसी को भी फोर्सिबली नहीं रख सकते। आप किसी को भी पुलिस स्टेशन में फोर्सेबली नहीं रख सकते। और इनफैक्ट आपको अक्यूज्ड को 24 आवर्स में, कितने आवर में, 24 आवर्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है। 24 आवर्स में, जो कि इसने नहीं किया। अब आगे पढ़ते हैं। और ये जो है इसके भाई के ऊपर जो फोर्स यूज किया जाता है इसे क्या कहेंगे, फ्रॉड फोर्स। ये अलाउड नहीं होता है, इट इज नॉट अलाउड। ऑल्दो द कोर्ट had granted bail to Shanti after a month, she was unable to get any more to stand surety for her.
श्योरिटी क्या होती है? बेल मनी होता है, आपको कुछ मनी देनी पड़ती है तभी आपको बेल मिलता है। तो उसके फीस कितनी थी? 20,000 रुपए थी। She therefore continued to be in jail. She was very traumatic. She is worried about what will happen during the trial. ये रोने लगी। अब क्या बोलती? What will happen to me? I haven't done anything wrong. Yet I'm behind the bars just because madam suspects me. And the money that I have been saving, will I ever get it back? तो अब ये सोचने लगती है ऐसी चीजें। अब पुलिस क्या करती है? एक चार्ज शीट फाइल करती है इन मजिस्ट्रेट कोर्ट। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ चार्ज शीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस टू शांति। Shanti tells the court she has no lawyer to defend her against this false case of theft. चार्जशीट क्या होता है? ये फाइनल रिपोर्ट होता है। अगर टेक्निकली बोला जाए तो सेक्शन 174 में आ जाएगा ये इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। अब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसके पास कोई लॉयर नहीं है तो आर्टिकल 22 और आर्टिकल 39A इसके काम में आएंगे। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 39A का फ्री लीगल एड। आर्टिकल 22 आई मीन सॉरी आर्टिकल 29 बोल दिया था। आर्टिकल 22 सिर्फ क्रिमिनल लॉ और फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट हैव अ लॉयर। ओनली क्रिमिनल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट हैव अ लॉयर। और आर्टिकल 39A डीपीएसपी आपका, ये आपको फ्री लीगल एड देता है। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है? एडवोकेट कमरा लॉयर इनके पास अपॉइंट कर देता है एज अ डिफेंस लॉयर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 of the constitution, every person has the fundamental right to be defended by a lawyer. What everybody has? A fundamental right to be defended by a lawyer. Article 39A of the constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to exchange one due to poverty or other excess or disability. अब आगे पढ़ेंगे तो ये जो है ये अपने वो लॉयर से मिलती है। एडवोकेट कमला lawyers meet Shanti in the court. Here my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. They found rupees 1,000 in Shanti's trunk and said that it was money she got from stealing. But that money is what we have been saving up together. अब क्या हुआ? तो court frames a charge of theft of Mrs. Shinde's gold chain, possession of money 10,000 rupees got from her, selling stolen property against Shanti. A plead not guilty and claim trial. बोलती है मैं माफी नहीं मांगूंगी और मैं ट्रायल के लिए तैयार हूं। तो क्या होता है? पहले तो इसके ऊपर इसका क्या गुनाह है ये कोर्ट बताती है, फिर ऑब्सेशन स्टार्ट होता है कोर्ट का। तो पहले ये जो है ये कौन है? तो पब्लिक लॉयर आता है। सो टेल मी मिस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग? अब पॉइंट टू नोट देखो। I had kept my chain in the drawers. Point number 1 to remember. Shanti stole it. Point number 2. No other outsider except Shanti goes in my room. Point number 3 to remember. Mr. Sanjay searched her trunk in front of me and was shocked to find 10,000 rupees in an envelope. Point number 4 और front of me, यानी कि total 5 points हो गए। Point number 4, point number 5. Shanti got this money from stealing my gold chain. She's a thief.
ये गवाही तो ऐसी हवा हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। So what are you basically saying is that you did not see Shanti steal the chain, nor did you recover the chain from Shanti. Also in 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from house. You were also regularly paying her rupees 1000 at salary per month. अब ये केस अब क्या हुआ, तो अब इन्हें डाउटेबिलिटी क्रिएट कर दी इस लॉयर ने। लॉयर रॉय ने यहाँ क्या किया, तो डाउटेबिलिटी क्रिएट कर दी। As it says in Section 16 of Indian Evidence Act, everyone is innocent before proven beyond reasonable ground. अब इन्हें reasonable ground of doubt तो क्रिएट कर ही दिया है, अब क्या केस इनके हाथ में है। अब ये केस हार गई, तो एडवोकेट रॉय examines Sushil and his employer's defense witness. Through this testimonies, she should be able to show that rupees 10,000 can be found in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti. अब मिसेस शिंदे के ऊपर डाउट करने लगे लोग, यानी कि मिस्टर शिंदे अभी झूठ बोल रही थी, बिकॉज झूठ नहीं बोल रही थी, गलत बोल रही थी, क्योंकि शी हैज नो प्रूफ अगेंस्ट हर, तो सीधा सीधा इनके हाथ में केस आ गया। अब जब ट्रायल नियरली कंप्लीट हो चुका था, सुशील को ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा क्या क्या उनने एक गैंग ऑफ यंग मैन हु वाज बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम शिंदेस नेबरहुड सम उन्हें बस्ट किया था। उसमें से कुछ मिस्टर शिंदे के सन के बेटे वो दोस्त थे। मिस्टर शिंदे का चेन उन्हीं के पास फाइंड किया गया। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। एडवोकेट रॉय कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। वो बताते हैं फिर कि हाँ ये जो है ये चेन है जो मिसेस शिंदे ने उनके आइडेंटिफाई की है। उनने क्या किया, गैंग ऑफ बॉयज बस्ट किया था जो जिनने चेन चुराया था। These boys been admitted they stole the chain. अब इसीलिए क्या है, तो जो जज होता है उसे भी गुस्सा आता है, कैसे फालतू केस लेके आ जाते हैं। फालतू क्यों, क्योंकि इस केस में कोई दम ही नहीं था, ये 1 सेकंड नहीं टिक पाया। और गलती उस सब इंस्पेक्टर की भी थी, उसने बिना जांचिए और बिना ऑर्डर्स फॉलो किए। ऑर्डर्स कौन से, आर्टिकल 22 के ऑर्डर्स, जो जो अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी बता क्या करूं, अभी पढ़ेंगे आगे तो बताऊंगा। और द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल विटनेस। आफ्टर द टेस्टिमनी, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट इज नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विट। तो फॉर्मेलिटीज होती हैं फिर। You are hereby acquitted of the charge of theft. The police will hand over the rupees 10,000 that they are sealed in my writing judgment. I've made to the point to highlight Senior Sub-Inspector Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. अब क्या होता है, जनरली क्या किया जाता है, जैसे डीजीपी है, ऐसे क्या किया जाता है, अगर वो लोग कोई गलती करते हैं तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है या उनके ऊपर एक्शंस ले जाते हैं। अब आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी पर्सन ऑफ द arrested person of the following fundamental rights. Right to be informed at the time of arrest of offense and for which the person is being arrested. फिर दूसरा, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। पहले का फॉलो किया, हाँ किया।
सीनियर सब इंस्पेक्टर राव ने किया, दूसरा जगह किया नहीं किया। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, ये किया नहीं किया। Confession made in police custody cannot be used in evidence against the accused, इसे क्या कहा जाता है? This can be called protection from self-incrimination. Boy under the age of 15 and women cannot be called to the police station only for questioning. और ऐसे कुछ और हैं, जैसे कि वुमेन को देर रात को नहीं अरेस्ट कर सकते, एक वुमेन को अरेस्ट करते समय एक लेडीज इंस्पेक्टर होनी चाहिए, ऐसे ऐसे तरह तरह के हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे। डी के बसु गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो क्या है? पहला, जो अरेस्ट कैरी आउट करता है उसे क्लियर, एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन इन नेम टैग्स विद डेजिग्नेशन वेयर करना है। मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड बी include the time and date of arrest. It should also be attested by at least one witnesses who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. ऐसा हुआ था? स्टोरी में हमने पढ़ा था तो नहीं हुआ था, शायद कहीं और दिया। The person arrested, detained or been interrogated has the right to be informed a relative, friend or a well-wisher. When a friend or a relative lives outside the district, the time, place of arrest, venue of custody must be notified by the police within 12 hours after arrest. ये जो है इसे बाद में भी काम आता है, कोर्ट्स में काम आ जाता है बाद में ये सब चीजें। अब एक बार फिर से रिटर्न करते हैं शांति की स्टोरी पे। तो क्या एसआई राव ने उसके भाई को पुलिस लॉकअप में 2 दिन के रख के जो किया, क्या वो लीगल था? नहीं। डज ही वायलेट द डीके बसु गाइडलाइंस? यस। डज एसआई राव do enough to question witnesses and compile evidence before arresting Shanti and filing a case against her? पहले वाले का नहीं है। In keeping with the duties of the police as stated above, what else do you think should have done as a part of his investigation? उन्हें आस पड़ोस वालों से पूछना चाहिए था और फिर उन्हें पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए था कि क्या शांति ने कुछ किया है। ये मेरा ओपिनियन है। अब एक स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो, जैसा मैं बोल रहा था, शांति और उसका भाई कंप्लेन करते हैं आके पुलिस स्टेशन में कि मिस्टर शिंदे का जो 20 साल का बच्चा है उसने क्या किया है, 15,000 रुपए उनके चुरा लिए हैं जो लोग सेव कर रहे थे। क्या पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करता? नहीं करता, क्योंकि देखिए वहां भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है एंड एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उसने पहले स्टोरी में कर चुका है। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड क्या होती है? सो इट इज विद रजिस्ट्रेशन ऑफ अ FIR that police can begin their investigation into crime. The law states that it is compulsory of an officer in charge of the police station to register an FIR whenever a person gives information of a cognizable offense. This information can be given to police either orally or in writing. The FIR usually mentions the date, time and place of offense, details the basic facts of offense including a description of the event if known. The identity of the accused person and witness is also mentioned. The FIR also states the name and address of the complainant. There is a prescribed form in which the police registers an FIR. It is signed by the complainant. The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. तो ये कौन से सेक्शन के अंदर आ गया? सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉ में डिफाइंड है FIR। तब आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन। तो
देखो क्या होता है, द क्रिमिनल ऑफेंस रिगार्डेड एज अ पब्लिक wrong. What is meant by this is that this is considered to be committed not only against the affected victim but against the society as a whole. आपको डाउरी डेथ याद है सुधा की, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लक्ष्मण और उसकी फैमिली को एक्यूज किया गया था, लेकिन इसे सुधा एंड अदर्स वर्सेस लक्ष्मण एंड अदर्स नहीं कहा गया, इसे स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स कहा गया, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है ये पूरे स्टेट की तरफ से काम कर रहा है। इसीलिए ये वाला जो स्टेट है इसे भी स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम कहा जाएगा, ना कि मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रम। In the court, if the public prosecutor who represents the interest of the state, the role of the prosecutor begins when the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. She has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. As an officer of the state, it is his or her duty to act impartially and present the full and material facts, witnesses and evidences before the court to enable the court to decide the case. तो ये है रोल हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूशन का। अब जज का रोल क्या होता है? जज ने एम्पायर, एक गेम के एम्पायर की तरह है, वो इम्पार्शियली और ओपन कोर्ट में अपना केस देखता है, वो सारे विटनेसेस को देखता है, सारे एविडेंस सुनता है जो उसके सामने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस पेश करते हैं। तो जज डिसाइड करता है कि वो पर्सन मतलब एक आदमी ड्रॉ कर देते हैं, चलो ये अजीब बालों वाला, ये कटीले बालों वाला आदमी है, ठीक, कटीले बालों वाला आदमी है, ठीक। अब इसने कोई क्राइम किया है, अब इसके खिलाफ प्रूफ कर दिया गया कि हाँ ये क्राइम किया है, तो अब जज क्या करेगा? इट इज अ ड्यूटी ऑफ द जज टू डिसाइड वेदर ही इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। ये जज ही डिसाइड कर सकता है और कोई नहीं डिसाइड कर सकता। और ये किसके अकॉर्डिंग पे करता है? एविडेंसेस प्रेजेंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड एंड जज इज अनाउंसिंग द सेंटेंस, ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इंपोज अ फाइन और बोथ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ इज प्रिस्क्राइब्स। तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन क्या होता है? वो जो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। द रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन बिगिंस अच्छा ये दो बार हो गया है, ये जरूरी नहीं है, 2 बार हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।